इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक तजवीज़ दी गई थी। फाइनेंशियल टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि गल्फ कंट्रीज़ ने अब उस तजवीज़ पर गौर करना शुरू कर दिया है। ये पूरी क्या खबर है, आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। और यूएई की तरफ से पाकिस्तान के शहरियों के लिए और ख़ुद रियासत पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर दी गई है। पाकिस्तान के शहरी और रियासत पाकिस्तान इससे कैसे निकलेंगे, ये पूरी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। और एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बातें होना शुरू हो चुकी हैं। पिछले 48 घंटों में इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई है जो आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 3 अप्रैल 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि फाइनेंशियल टाइम्स की खबर क्या क्या रही है। अंग्रेजी में ज़ाहिर उर्दू तर्जुमा करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसका जो स्क्रीन शॉट है ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया है कि मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ा इजराइल, अमरीका और ईरान के दरमियान और अबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल के खुले खतरात की वजह से खलीजी ममालिक अब तेल और गैस की बरामदात के लिए समुद्री रास्ते की बजाय नई पाइपलाइन बनाने के मंसूबों पर दोबारा गौर कर रहे हैं। ये मंसूबे सऊदी अरब की मौजूदा ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की तर्ज पर होंगे। वजूहात क्या है, ये खबर ये बताती है कि अबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी धमकियाँ और मुमकिन बंदिश की वजह से खलीजी ममालिक अपनी बरामदात को महफूज बनाना चाहते हैं। नए हुर्मुज़ से पहले रोजाना तकरीबन 20 से 21 मिलियन बैरल तेल गुजरा करता था, लेकिन मौजूदा बहरान में ट्रैफिक 70 से 90% तक कम हो चुकी है और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक 95% से ज़ायद की कमी आई है और अब ये रास्ता गैर महफूज और नाकाबिले एतमाद हो गया है। ये खबर ही मैं पढ़कर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये खबर मज़ीद क्या कहती है। 1980 की दहाई में बनाई गई 1200 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पेट्रोल लाइन अब मुकम्मल सलाहियत 7 मिलियन बैरल योमिया पर चल रही है। ये तेल को खलीज से रेड सी की बंदरगाह यम्बू तक ले जाती है और मुकम्मल तौर पर अब नए हुर्मुज़ से बचाती है। ये सऊदी अरब की पाइपलाइन है जो उसने 1980 के अंदर ये बिछाई थी। सऊदी अरामको के CEO अमीन नासिर ने इसे अब हमारा मरकजी रास्ता कहा है। एक सीनियर खलीजी एनर्जी एग्जीक्यूटिव ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि रिट्रीव स्पेक्ट में ये एक जीनियस मास्टर स्ट्रोक लगता है। और सऊदी अरब का प्लान क्या है, सऊदी अरब रोज़ाना 10.2 मिलियन बैरल तेल पैदा करता है। वो इस पाइपलाइन की सलाहियत बढ़ाने, ये रेड सी के नए रास्तों टर्मिनल्स बनाने पर गौर कर रहा है। और सऊदी अरब के अलावा दूसरे खलीजी अरब ममालिक जैसे कि UAE, कतर भी नई पाइपलाइंस पर काम कर रहे हैं। एक अहम ऑप्शन यह है कि अरब जजीरा नुमा को बहरा रूम से जोड़ा जाए और इसके लिए इजरायली बंदरगाह हाइफा तक रास्ता बनाया जाए। अब इसके जो चैलेंजेस है वो भी मैं आपके सामने पढ़ के रखता हूं, लेकिन पहले ये देखिए कि मामला उठा कहां से था। 20 से 21 दिन हुए थे ईरान जंग को, जब इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तरफ से यह गालिबन इंटरव्यू दिया गया था, ये मीडिया ब्रीफिंग दी गई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि वक्त गुजर चुका है कि ये जो ममालिक अब नए हुर्मुज़ के ऊपर रिलाई करते हैं, अब इन्हें मुतबादल की तरफ जाना होगा, प्लान बी की तरफ जाना होगा। और प्लान बी क्या है कि ज़मीनी रास्ते के ऊपर आप ये पाइपलाइन बिछाएँ, ज़मीन खोद के बिछाएँ और उसे आप इन अरब ममालिक गल्फ़ कंट्री से ला कर जॉर्डन तक, उर्दन तक लेकर आएँ और फिर यहाँ से आगे इसराइल के साथ कनेक्ट करें और फिर यहाँ से हाइफा जो पोर्ट है इसराइल की, वहाँ से आप इसको कनेक्ट करें और उसके बाद हम जो यूरोप तक जो सप्लाई है हम ये पहुँचा सकते हैं। तो इसराइल को बेसिकली उन्होंने कहा था कि इसे अब एक अहम सप्लाई चेन और एक पोर्ट जो हाइफा की है, बंदरगाह है, इसे एक तिजारती हब जो है, तिजारती ऑयल जो तिजारती हब है वो इसको बनाने की पेशकश की थी। और फाइनेंशियल टाइम्स की खबर ये बता रही है कि अरब ममालिक गल्फ़ कंट्रीज़ अब इसी चीज़ के ऊपर गौर कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। और 1980 से ज़ाहिर है सऊदी अरब की तरफ से महदूद पैमाने के ऊपर ये किया गया। सऊदी अरब ने अपने साहिली इलाकों से रेड सी तक तो कनेक्ट की हुई है, लेकिन अब इसका दायराकार मज़ीद वसी करने के ऊपर भी ये ममालिक सोच बचार कर रहे हैं इस खबर के मुताबिक। लेकिन ये कितना आसान, कितना मुश्किल होगा, चैलेंजेस क्या है, इसी खबर के मुताबिक ये भी मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ। तकनीकी तौर पर बहुत मुश्किल और माली तौर पर इंतहाई महंगा ये मामला होगा और सियासी तौर पर किस हद तक पेचीदा हो सकता है कि पिछली मंसूबे बार बार रुक गए थे, लेकिन अब बहरान की वजह से नई रफ्तार भी आई है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक नई पाइपलाइन वाहिद अमली रास्ता हो सकती है, लेकिन ये महंगी, पेचीदा और कई साल लगने वाली है। ये अब नए हुर्मुज़ की बंदिश या तरसील में कमी के खिलाफ को मुकम्मल तौर पर नहीं बढ़ सकेगी।
खलीजी ममालिक किस तरह से सोच रहे हैं इस खबर के मुताबिक? ये खबर ये कहती है कि खलीजी ममालिक अब रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस कर रहे हैं। वो अब नए हुर्मुज़ पर इन्हिसार करते थे क्योंकि ये सस्ता और आसान समंदरी रास्ता था, लेकिन अब ईरानी हमलों, टोल्स लगाने और मुमकिन बंदिश की वजह से उन्हें एहसास हो गया कि एक जोग्राफाई चौक पॉइंट पर इन्हिसार ख़तरनाक है। उनकी सोच ये है कि मतनू रास्ते बनाए जाएँ ताकि तेल की बरामदात जारी रहें, आलमी मार्केट में एतमाद बरकरार रहे और ईरान का तस्वीराती लेवरेज भी कम हो सके। सऊदी अरब इसे जीनियस मास्टर स्ट्रोक समझ रहा है और दूसरे ममालिक भी इसी मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं। यह सिर्फ तेल नहीं बल्कि गैस की बरामदात के लिए भी अहम है। इसमें कितना वक्त लग सकता है, असल माजरा तो इसी के अंदर छुपा हुआ है। देखिए, खबर बताती है कि मनसूबाबंदी और इजाज़तनामों में 1 से 2 साल तकरीबन लग सकते हैं। तामीराती काम 3 से 5 साल में या इससे ज़ायद 1200 किलोमीटर पाइपलाइन जैसा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है। ज़मीन की खुदाई, पंपिंग स्टेशन, सिक्योरिटी वगैरह इसमें 3 से 5 साल या शायद इससे भी ज़्यादा लग सकता है। और कुल वक्त फाइनेंशियल टाइम्स और इस खबर के मुताबिक इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव के मुताबिक सालों लगेंगे। पिछले मंसूबे दिहाइयों से रुके हुए हैं, लेकिन अब बहरान की वजह से रफ्तार तो बढ़ सकती है मगर असर आने में 5 से 7 साल भी लग सकते हैं। और जाहिर है ये तो एक तयशुदा, अगर कोई रुकावट ना आए तो 5 से 7 साल का अरसा है, लेकिन इससे ज़्यादा का अरसा भी लग सकता है। एक तो ये खबर हमारे सामने आ रही है। इसके अलावा एक और खबर मैं आपके सामने ज़मीनी तौर के पर रखता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग एक ट्वीट है, एक्स पर एक पोस्ट की है एक ऐसी शख्सियत ने, जिसका जिक्र हमने कल भी अपने व्लॉग में किया था। यानी कि उस शख्सियत की ही बात नहीं है बल्कि उस लेवल पर बात है कि आपको पता है कि हर रियासत ने कुछ ऐसी शख्सियात रखी होती हैं कि उन्हें सरकारी ओहदा तो नहीं दिया होता, लेकिन उनकी बात कहीं ना कहीं रियासत की तर्जमानी कर रही होती है और वो मीडिया के नुमाइंदों की सूरत में होते हैं। पाकिस्तान में आप देखिए मुनीर फारूक साहब है, इन जैसी दीगर और शख्सियात आपको मिल जाएंगी। इसी तरह चाइना के अंदर विक्टर गाओ आपको मिल जाते हैं। इसी तरह ईरान के अंदर भी हैं और भी बहुत सारे ममालिक के अंदर। और इसी तरह की एक शख्सियत है, ये यूएई के अंदर भी हैं, जिसमें इनका नाम है अमजद ताहा, इनका नाम है। इन्होंने एक्स पर एक बड़ी ख़तरनाक बात पोस्ट की है। ये ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैं इसका उर्दू तर्जमा आपके सामने रखता हूँ। ये कहते हैं कि दहशत गर्दों के साथ कोई जंगबंदी नहीं, मुत्तहिदा अरब अमारात दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं करता, कभी नहीं। शुक्रिया ट्रंप, ज़बरदस्त इक़दाम। जी हाँ, अमेरिका ईरान में इस्लामी हुकूमत को तबाह करना जारी रखेगा, मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल तरीके से। अगले 48 घंटे मुख्तलिफ होंगे, बड़ा फ़र्क आप इसे खुद ट्रंप से सुनेंगे। ये पास ओवर ईद फतीर के लिए अच्छी खबर है, जश्न मनाने वाले यहूदी लोगों के लिए अच्छी खबर है और ईरानी अवाम के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इस हुकूमत का खात्मा अब करीब आ रहा है। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की नाकाम रहे, यह हकीकत है। अच्छा है, ताकत ताकत ताकत। खुदा हाफिज नेटो, आप नए हुर्मस पर मिलते हैं। ये यूएई के एक मीडिया पर्सन जो कि रियासत के बड़े करीब समझे जाते हैं, अमजद ताहा, उनकी तरफ से किया गया। अब आप देखिए कि मुत्तहिदा अरब अमारात की पोजीशन इस वक्त क्या है। ये पोस्ट मैंने पढ़कर आपके सामने रखी है। अब आ जाइए इस बात के ऊपर कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से पाकिस्तान के शहरियों के लिए और रियासत पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। पहले तो आपको पता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से ईरान के शहरियों के लिए भी बड़ी सख्त किस्म की पॉलिसीज़ का निफाज किया गया है। वो ज़मीनी तौर के पर मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एंट्री और ट्रांसफर पर पाबंदी लगाएगी। और एमिरेट्स, फ्लाई दुबई और इतिहाद एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट पर वाज़ेह कर दिया कि ईरानी पासपोर्ट वाले शहरी यूएई में दाखिल नहीं हो सकते। और इसके अलावा जो चीज़ हमारे पास सामने आती है कि यूएई हुकूमत ने कुछ रिपोर्ट्स को इसके अंदर मैं आपको रख देता हूं सामने। एक मिनट, यहां पर जो चीज़ आ जाती है हमारे सामने, जी हाँ, ये बिल्कुल कि इसके अंदर बताया गया कि यूएई में दाखिल नहीं हो सकते और ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। ट्रैवल एजेंसी को नए वीज़े प्रोसेस ना करने की हिदायत मिल चुकी है और रिजेक्शन की शरह बहुत ज़्यादा है। रिहायशी वीज़ों की मनसूखी भी की गई। जो ईरानी बैरून मुल्क हैं, ख़ासतौर पर 27 मार्च के बाद उनके रिहायशी परमिट बाशमुल 10 साला गोल्डन वीज़ा मनसूख किए जा रहे हैं। नतीजे में वो वापस नहीं आ सकते और फंस गए हैं। ये मनसूखी एम्प्लॉयमेंट, फैमिली और गोल्डन वीज़ा तक भी फैल गई है और इसी तरह कारोबार से मुतल्लिक भी चीज़ें की गई हैं। चूँकि हमारा मकसद पाकिस्तान से हवाले से बात करना है तो उसी वाले से हम बात कर लेते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने, ये अब कोई सरकारी सतह के ऊपर तस्दीक शुदा नहीं है एक चीज़, लेकिन कुछ ज़ाती मालूमात की बुनियाद के ऊपर कुछ कंपनीज़ ने यह बताया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से पाकिस्तान के शहरियों के लिए मज़ीद भी एक मुमकिन मुश्किल पैदा कर दी गई है। वो क्या मुश्किल है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ों पर दोबारा सख्त पाबंदियाँ लगा दी हैं। बाहर से वीज़ा नहीं लगता और अब अंदरून मुल्क कंपनी नौकरी तब्दील करने पर भी वीज़ा नहीं लगेगा। गुज़श्ता 2 दिनों में सैकड़ों वीज़े लटक गए हैं, उसकी ऑफिशियल तस्दीक अभी तक नहीं मिली है। पाकिस्तान
पाकिस्तानी 2026 के UAE वीज़ा बैन लिस्ट में शामिल नहीं है। 9 ममालिक की फहरिस्त में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यमन वगैरह शामिल हैं, पाकिस्तान नहीं है, मगर उसके बावजूद पाकिस्तानियों को ये मुश्किलात फेस करना पड़ रही है। वर्क, टूरिस्ट और विजिट वीज़े अब भी प्रोसेस हो रहे हैं, अलबत्ता सिक्योरिटी चेक बहुत सख्त कर दिया गया है और प्रोसेसिंग में ताख़ीर हो सकती है। अंदरून मुल्क कंपनी चेंज पर अभी तक कोई नई पाबंदी की ऑफिशियल खबर तो बाहर सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ कंपनियों के PROs के अंदरूनी मालूमात में डिले या इजाफी चेक की बात हो सकती है, लेकिन सरकारी सतह के ऊपर इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। कुछ कंपनीज जो इन सारे मामलात को डील करती हैं पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए, वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी ऐसी सूरत हाल वहाँ पर फेस कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ हमारे सामने आ गई। दूसरी, पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं अबसार आलम साहब, उन्होंने एक ख़बर दी है, वो ख़बर मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान पस पर्दा मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ कुछ नेगोशिएट कर रहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो $2 अरब पाकिस्तान के बैंक्स में रखवाए हैं, जिसके ऊपर अच्छा खासा एक शरह सूद भी लगता है, ये दिसंबर और जनवरी में पाकिस्तान ने वापस करने थे और पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात से गुफ्तगू करके फिर इसको दोबारा से एक्सटेंड जो है वो करवा लिया था। 17 अप्रैल को गालिबन इसकी जो तारीख़ है वो अब ख़त्म होनी है और पाकिस्तान ने फिर से एक बार कोशिश की कि अभी ये ना निकाला जाए मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से, लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से सख्ती से कह दिया गया है कि बस अब मज़ीद आपको मोहलत नहीं दी जा सकती, लिहाजा ये जो पैसे हैं अभी आपको हर सूरत वापस करना होंगे। और अबसार आलम साहब की खबर के मुताबिक कि पाकिस्तान के फ़ैसला साज भी अब यही कह रहे हैं कि शायद अब हमें वो वक्त आ गया है कि अब ये कीमत जो है ये बहरहाल अब वापस करना पड़ेगी, क्योंकि इससे अगर ये पड़ी रही तो ज़ाहिर है इससे मज़ीद मुश्किलात और पेचीदगियाँ पाकिस्तान के लिए मज़ीद भी बढ़ सकती हैं। तो बहरहाल अब ये फ़ैसला भी किया गया है जो कि इंतहाई मुश्किल भी होगा। इसके अलावा अब एक और जो ख़बर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से भी जो खबर हमारे सामने आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की क्या खबरें चल रही हैं, इसका पस मंज़र क्या है, पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है और भारत के वज़ीर दिफ़ा की तरफ से क्या स्टेटमेंट दी गई है। तो देखिए, पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में भारत के ख़िलाफ़ भारतीय फ़ौज की मुमकिना झूठी कार्रवाइयों के बारे में ख़दशात का इजहार कर दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भारत कश्मीर में या सरहद पर कोई साजिश रचाकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने की कोशिश कर सकता है। यह बयान पहलगाम हमले 2025 के सालगिरह के करीब आया है और इसमें भारत को इश्तियाल दिलाने से बाज रहने की तंबीह भी शामिल है। वफाकी वज़ीर ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान किसी भी जारहाना कार्रवाई का मुकम्मल और फैसलाकुन जवाब देगा। ये तो रद्द-ए-अमल था जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा की तरफ से कहा गया। असल में हुआ क्या, सबसे पहले जो बयान सामने आया वो भारत के वज़ीर दिफ़ा की तरफ से आया। क्या बयान सामने आया वो भी मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ। 2 अप्रैल 2026 को यानी कि कल के रोज़ केराला में एक सेशन से ख़िताब करते हुए मौजूदा सूरत हाल भारत के वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में हमारा पड़ोसी कोई भी गलत फहमी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत का जवाब बेमिसाल और फैसला कुन होगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अभी ख़त्म नहीं हुआ करार दिया और वाज़ेह किया कि ईरान की जंग की वजह से पैदा होने वाली आलमी तवज्जो के दौरान पाकिस्तान कोई भी गलती ना करे। यह बयान ईरान अमेरिका तनाज़े के तनाजुर में दिया गया। आपको पता है कि यह एक बौखलाहट, हिजानी, परेशानी, खारजा अमूर में नाकामी भारत के अंदर, तो ज़ाहिर है ये बहस तो जारी हो सारी है। अपोजिशन सवाल पूछ रही है नरेंद्र मोदी से कि आपने तो पाकिस्तान को आइसोलेट करना था। वो देखिए कि पाकिस्तान आलमी तनाज़ात को हल करवाने के हवाले से अपने सालसी पैगाम रसानी का किरदार अदा कर रहा है, तो आप इस सारे मंजरनामे के अंदर कहाँ हैं। तो इन तमाम तर की जो चीज़ों की तवज्जो है वो दोबारा से अपनी सलाहियत को मनवाने के लिए पाकिस्तान के माहिरीन ये समझते हैं कि कुछ ऐसा एडवेंचर भारत की तरफ से मुमकिन तौर पर किया जा सकता है। और फिर ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में जिस तरह से बुरी तरह हजीमत का सामना करना पड़ा, वो भी आग जो है अभी तक भारत के अंदर तो बाहर मौजूद ही है। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ है। सरहदी शहरों के आसपास भारत ने बहुत से इक़दामात किए हैं। इसमें बताया यह जा रहा है कि पिछले चंद दिनों में भारत ने पाकिस्तान के सरहद से मुत्तसिल शहरों जैसे कि जैसलमेर में जदीद तरीन सायरन सिस्टम की तनसीब और टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। ये सायरन हंगामी सूरत हाल, फ़ज़ाई हमले या दीगर ख़तरात की सूरत में शहरियों को फौरी अलर्ट के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा भारत में हालिया आला सतह के इजलास और दिफाई वज़ीर के मंदिर विजिट वगैरह भी नोट किए गए हैं। पिछले 48 घंटों में भारत में आला सतह के सिक्योरिटी इजलासों का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल को
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS का इजलास भी बुलाया था, जिसमें ईरान की जंग के असरात और कौमी सलामती का जायजा भी लिया गया था। राजनाथ सिंह ने भी दिफाई और इंटेलिजेंस सतह के आला इजलास किए हैं। तो ये एक बार फिर से पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी भी चलती हुई नज़र आ रही है। तो बहरहाल ये तमाम तर वो चीज़ें अपडेट्स हैं जो मैंने आपके सामने शेयर की हैं। तज्जिए की सूरत में, ख़बर की सूरत में आप मुमकिन आप इससे इत्तेफाक करें, इख्तलाफ करें, जो भी आपकी राय हो ज़रूर आपने कमेंट में ज़ाहिर ख्याल करना है। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।